मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फिफ्थ पॉलीमर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी आयोनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। जर्मनी के कॉल जिगलर तथा इटली के गैलीलियो नाटा को 1963 में उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की प्रक्रिया देने हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बहुलीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है? इस विधि में बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन आयोनिक पॉलीमराइजेशन एंड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। इन दिस प्रोसेस यू कैन कंट्रोल द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर। देयरफॉर दिस मेथड इज एडवांटेजियस। इस विधि में बहुलीकरण की प्रक्रिया सामान्य परिस्थितियों में होती है। ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सामान्य परिस्थितियों में आप यह विक्रिया जो है संपन्न कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस विधि में बहुलीकरण की क्रिया सामान्य परिस्थितियों में होती है। तीसरा, इस विधि में सीधी अशाखित बहुलक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसका स्थायित्व अत्यधिक होता है। अन्य पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम देखते हैं कि साइड चेन भी या शाखाएं उत्पन्न हो जाती है, या प्राप्त जो पॉलीमर होता है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट चेन पॉलीमर फॉर्मेशन होता है और प्राप्त पॉलीमर का स्थायित्व बहुत उच्च होता है। अगला है प्राप्त बहुलक त्रिविम विशिष्ट होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड। स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर आर ऑब्टेन्ड। जिगलर नाटा उत्प्रेरक। टाइटेनियम के क्लोराइड तथा ट्राई एल्किल एल्युमिनियम के मिश्रण को टाइटेनियम के क्लोराइड तथा ट्राई एल्किल एल्युमिनियम के मिश्रण को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। यहाँ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड मुख्य उत्प्रेरक तथा ट्राई एथिल एल्युमिनियम सह उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम के जो क्लोराइड होते हैं वो मेन कैटलिस्ट का काम करते हैं, प्रिंसिपल कैटलिस्ट होते हैं, जबकि को कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे ट्राइअल्काइल एल्युमिनियम एक्ट करता है। इन दोनों को मिश्रित करने पे अष्टफलकीय ज्यामिति युक्त उत्प्रेरक बनता है। अष्टफलकीय ज्यामिति का एक संकुल प्राप्त होता है, कैटलिस्ट प्राप्त होता है, जिसमें एक संयुक्ता मुक्त पाई जाती है। दैट हैज़ वन फ्री वैलेंसी। उसमें एक वैलेंसी फ्री होती है, मुक्त पाई जाती है। तो यहाँ पे रिएक्शन को शो किया है। टाइटेनियम के क्लोराइड लिए, ट्राई एथिल एल्युमिनियम लिया, तो आपको टेट्राहेड्रल संकुल प्राप्त हुआ, जिसके अंदर एक वैलेंसी जो है वो फ्री पाई जाती है। बाकी की जो 5 वैलेंसीज है उसमें से 4 पर क्लोरो समूह उपस्थित होता है और एक पर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री रहती है, मुक्त संयोजकता। दैट इज़ दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रियाविधि। बहुलीकरण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले पाई संकुल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। तो जब ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ में आपका जो यूनिट है वो यूनिट जब रिएक्ट करती है तो उत्प्रेरक की केंद्रीय धातु के मुक्त डी कक्षक में असंतृप्त एकलक इकाइयाँ यानी कि मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, जिससे उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, जिसे पाई कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या ये इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे देखिए, इसका जो आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है? टाइटेनियम, जिसके पास में क्या प्रेजेंट है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है।
ये आपकी मोनोमर यूनिट है दैट इज अनसैचुरेटेड, दैट हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करती है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एक पाई कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट डिस्कस. Here you can see नेक्स्ट स्टेप है एल्किल तथा धातु के मध्य एकलक का अंतर्वेशन. इंसर्शन ऑफ मोनोमर बिटवीन एल्काइल एंड मेटल. एल्काइल ग्रुप that is present in your catalyst that occupied one of the valencies. Now your monomer unit is inserted between the metal and alkyl group. This is your pi complex. Here the insertion is shown. पाई संकुल से सिग्मा संकुल निर्माण के दौरान धातु तथा एल्किल समूह के मध्य एकलक का अंतर्वेशन होता है. इस दौरान एक चक्रीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, दैट इज शोन हियर. ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन्ड. अंतर्वेशन के पश्चात मुक्त संयुक्ता वाला नया अष्टवल्की संकुल बनता है. इट रिजल्ट्स इन न्यू कॉम्प्लेक्स विद न्यू फ्री वैलेंसी, दैट इज शोन हियर. जो मुक्त संयुक्ता थी वो इंसर्शन से प्राप्त एल्किल समूह के साथ में आ गई, नया अल्काइल ग्रुप मिल गया. जो आर था वो अब क्या हो गया, CH2CH2R हो गया अल्काइल ग्रुप. और आपको जहाँ पर अल्काइल ग्रुप था दैट इज नाउ फ्री वैलेंसी, दैट बिकम्स फ्री वैलेंसी. वो मुक्त संयुक्ता में परिवर्तित हो गया. नेक्स्ट, प्रथम तथा द्वितीय पद की पुनरावृत्तियों से इंसर्शन आपका अब यहाँ पर वापस क्या होगा, अब ये बार बार पद रिपीट होगा. इस मुक्त संयुक्ता पे जो है आपका नया मोनोमर यूनिट जो है मेटल को डोनेट करेगा. इंसर्शन होगा नए यूनिट का मेटल तथा अल्काइल ग्रुप के साथ में. फर्दर आपको एक और स्टेप आप आगे जाएंगे. CH2 4 टाइम्स CH2 या मिथाइलिन यूनिट अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी और एक नया अल्किल ग्रुप आपको प्राप्त होगा और एक न्यू फ्री वैलेंसी आपको प्राप्त होगी. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. और इस रिपीटिशन के थ्रू आपको एक लॉन्ग चेन, आपको इस विधि के दौरान उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होता है, अतः इसे उपसहसंयोजी बहुलीकरण भी कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी इसे कहा जाता है. तो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर. नेक्स्ट पोर्शन हमने बात की थी. 2 तरह के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होते हैं. पहला प्रोसेस हमने देखा था जिसमें कपलिंग होती है और अपन एडिशन, जिसे अपन कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन या इसी को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. संघनन बहुलीकरण या पद वृद्धि बहुलीकरण. तो दूसरा प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप प्रोसेस आपने कंप्लीट डिस्कस कर लिया. अब सेकंड प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है संघनन बहुलीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन. विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों में भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होने पर बहुलीकरण की प्रक्रिया के दौरान उदासीन अणुओं का विलोपन होता है. दिस इज नॉन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. डिफरेंट जो मोनोमर यूनिट्स है वो डिफरेंट तरह की मोनोमर यूनिट्स यहाँ पे इंटरैक्ट करती है. यू शुड नो फर्स्ट दैट in this process of polymerization different kind of monomer units are interacted or different molecules are interacted that have different functional group.
and during the process neutral molecule is eliminated in each and every step. Therefore it is termed as condensation polymerization. In your first example you can see that ethylene glycol is allowed to interact with adipic acid. In ethylene glycol alcoholic group is there, in adipic acid carboxylic group is there. What will happen? Alcohol react with acid, it gives ester. Therefore ester will form, or the polymer that is obtained will be polyester. एथिलीन ग्लाइकॉल में अल्कोहलिक समूह है, एडिपिक एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह है. अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक समूह आपस में अभिक्रिया करते हैं जिससे एस्टर का निर्माण होता है और वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है. वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड और पॉली एस्टर प्राप्त होता है. हर स्टेप में एस्टर फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है और पॉली एस्टर का निर्माण यहाँ पर होता है. एथिलीन ग्लाइकॉल तथा एडिपिक अम्ल के संयोजन से एस्टर का निर्माण होता है तथा बहुलीकरण प्रक्रिया में पॉलीएस्टर बनता है. बहुलीकरण में यह प्रक्रिया अनेक पदों में पूरी होती है अतः इसे पद वृद्धि बहुलीकरण या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. पद वृद्धि पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसे कहा जाता है. एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक एसिड के संघनन से भी पॉलीएस्टर प्राप्त होता है. रीजन वही है, अल्कोहलिक ग्रुप इज इंटरैक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट विल गिव एस्टर. तो यहाँ पर भी पॉलीएस्टर बनता है. टरथैलिक एसिड जब एथिलीन ग्लाइकॉल से इंटरैक्ट करता है तो भी आपको पॉलीएस्टर जो है इस तरह का पॉलीएस्टर आपको देखने को मिलता है. यहाँ पे 2 यूनिट जुड़ी है, ये अगेन एंड अगेन रिपीट होगी और आपको लॉन्ग चेन पॉलीएस्टर प्राप्त हो जाएगा. दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं वाइनिल पॉलीमर क्या होते हैं. तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कर लिया और हमने एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस डिस्कस कर लिया. आप डिस्कस करने जा रहे हैं अगला पॉइंट वाइनिल पॉलीमर, दैट इज आल्सो इन योर सिलेबस. वाइनिल पॉलीमर बहुलक जो वाइनल एकलिक इकाइयों के संयोजन से बनता है वाइनल पॉलीमर कहलाता है. व्हाट इज विनाइल पॉलीमर? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ विनाइल यूनिट्स, जैसे पॉलीवाइनल क्लोराइड PVC, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पान, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी हमने यहाँ पे दर्शा गए हैं. PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे दर्शाया गया है. पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल फॉर्मेशन इज शोन हियर एंड पॉलीस्टाइरीन फॉर्मेशन इज आल्सो शोन हियर. स्टाइरीन यूनिट है तो पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होगा. एक्राइलोनाइट्राइल यूनिट है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल प्राप्त होगा. वाइनल यूनिट यदि इंटरैक्ट करेगी पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट है पॉलीएस्टर. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीएस्टर. पॉलीएस्टर टरथैलिक अम्ल अथवा मैथिल टरथैलेट का संघनन एथिलीन ग्लाइकॉल से कराने पर प्राप्त पॉलीएस्टर को पॉलीएथिलीन टरथैलेट या टेरिलीन अथवा डैक्रोन के नाम से जाना जाता है. पॉलीएस्टर जैसे हमने अभी एक बार डिस्कस भी किया था कि एथिलीन ग्लाइकॉल यूनिट जो है वो इंटरैक्ट कर रही है टरथैलिक एसिड के साथ में. मिथेनॉल का टरथैलिक एसिड के साथ में इंटरैक्ट करेगी, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. लेकिन मैथिल टरथैलेट के साथ जब रिएक्शन करेगी तो मिथाइल अल्कोहल विल बी एलिमिनेटेड एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल. And this step is repeated again and again, and finally you will get the polymer, that is polyester, that is also known as terylene or dacron. Terylene और डैक्रोन इसे कहा जाता है. टेरिलीन को कॉटन के साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है. When it is mixed with cotton,
different types of clothes are obtained. With this topic is completed. We will discuss polyamide in your next class. Thank you very much.